हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे ईबीएस का प्रैक्टिस सेट। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस क्लास में हमने रखे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर यूपी टेट एग्जाम में लगातार आते हैं। उन्हीं की तरह क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि यूपी टेट 2026 में भी कुछ इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। चलिए पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं। आपको जैसे ही मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ, आपको मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने के साथ साथ आपको भी आंसर देना है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, वायुमंडल की किस परत में तापमान की वृद्धि सबसे अधिक होती है और जहाँ आयनित कण रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं। क्या है? रेडियो तरंगों को क्या है? परावर्तित करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा, क्षोभ मंडल में, या फिर समताप मंडल में, या फिर मध्य मंडल में, या फिर बाह्य मंडल में। क्या है? बाह्य मंडल में आयनित कण रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं। क्या है? परावर्तित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? बाह्य मंडल में तापमान जो है सबसे ज़्यादा अधिक तेज़ी से क्या है? बढ़ती है। तो बाह्य मंडल हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे हमारा दे रखा है क्षोभ मंडल, तो ये क्या है? हमारा पहला ही मंडल है, यानी कि पहला स्तर है। दूसरा स्तर क्या है हमारा? समताप मंडल। तीसरा स्तर क्या है? मध्य मंडल। और चौथा स्तर क्या है हमारा? क्या है? बाह्य मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ तक ये बातें आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होंगी। क्वेश्चंस नंबर 2 काफ़ी प्यारा क्वेश्चंस है। जैसे ये क्वेश्चंस दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का प्रवाह का नियम लिंडमैन ने दिया था, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा का विनाश नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा का पुनर्चक्रण संभव है, क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की हानि होती है, या क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह द्विदिवसीय होता है, क्योंकि ऊर्जा प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की क्या है? हानि होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस यूपी टेट एग्जाम में लगातार पूछे जा चुके हैं। जैसे हमारा क्वेश्चंस दिया है, पहला क्या दिया है क्वेश्चन नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वन्य अभ्यारण्य, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर वनस्पति उद्यान, बायोटेक्निकल गार्डन, या फिर बायोस्फीयर यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिनी माता डिसीज किस भारी धातु के जल में प्रदूषण के कारण होती है? प्रदूषण के कारण होती है। कैडमियम के कारण, पारा के कारण, रेड के कारण, आर्सेनिक के कारण। तो ये होती है पारा के कारण। पारे के कारण ये क्या है? मिनी माता रोग होता है। इसमें क्या होता है? पारे के कारण होता है, क्योंकि जो दूषित जल की वजह से क्या है? ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किस इकाई का क्या है? उपयोग किया जाता है? डेसिबल का, डॉप्सन इकाई का, पास्कल का, या फिर पीपीटी का? तो ये किया जाता है डॉप्सन इकाई का जो यूज़ है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। ग्रीस हाउस गैसों में सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग
पोटेंशियल GWP किसका होता है? GWP किसका होता है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? CO2। COT का क्या है? सबसे ज़्यादा होता है, पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्या दिया? सतत विकास लक्ष्य, यानी कि सतत विकास लक्ष्य SDGs को किस वर्ष तक प्राप्त करने का वैश्विक लक्ष्य क्या है रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030, यानी कि एक तरह से ये करेंट का क्वेश्चन है और EVS में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको यूपी टेट का जो मेन एग्जाम होगा वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है और 2024 की थीम क्या थी? तो ऑप्शंस में दिया है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व क्या है? पृथ्वी दिवस। क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस। 5 जून को मनाया जाता है क्या? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। क्या? हिंदी दिवस। पहले क्या था, मैं क्वेश्चंस को कराता था और जो सही ऑप्शंस होता था उसी को मैं टिक कर देता था, लेकिन जितने भी ऑप्शंस होंगे उन सभी क्वेश्चन ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस तरह से क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर रहा हूं जो उसके इर्द गिर्द के ही ऑप्शंस हों और उन सारे ऑप्शंस को मैं क्या है एक्सप्लेन करूं। मैं आगे वाली क्लासों में आपको ये इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यूपी टेट से रिलेटेड इतना ही वैल्यूएबल कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। हमने CTET के लिए भी पढ़ाया था। आप हमारी CTET की एक मैराथन है उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें एक मैराथन में 75 क्वेश्चन कराए थे, उसमें से 30+ क्वेश्चन हमारे CTET एग्ज़ाम जो पहले दिन हुआ था लेवल 1 का, उसमें से आप देख सकते हैं। एग्जिट क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन सारे क्वेश्चंस सेम ही दे रखे हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। मृदा प्रोफाइल यानी कि सॉइल प्रोफाइल में ओक्षितिज क्या दर्शाता है? चट्टानी स्तर, कार्बनिक पदार्थों का स्तर, खनिज स्तरों का स्तर या फिर उप मृदा का स्तर। तो क्या है, क्या हो जाएगा ऑप्शन? ये हो जाएगा हमारा कार्बनिक पदार्थों का स्तर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ओजोन परत का संरक्षण से, आर्द्रभूमि संरक्षण से, या फिर और ऑप्शन से देखते हैं ग्राउंड हाउस गैस उत्सर्जन कम करना, या फिर जैव विविधता का संरक्षण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को क्या है कम करना। 1997 का समझौता जो है वो इस पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? ये किया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था इकोलॉजी शब्द का यूज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों, ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आपको MD मंत्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में फ्री में प्रोवाइड आपके लिए कराया जा रहा है, क्योंकि आपके यूपी टेट एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस क्लास से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 है। भारत का टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? वहाँ वर्तमान में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व हैं। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं? राजस्थान में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मध्य प्रदेश में। जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है या फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर है और इसमें टाइगरों की काफ़ी ज़्यादा संख्या पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अम्लीय वर्षा एसिड रेन ऐतिहासिक इमारतों का क्षरण करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव, स्टोन कैंसर, शुष्क
निक्षेपण या फिर एरोसोल प्रभाव, तो इसे कहा जाता है स्टोन कैंसर। इसे क्या कहा जाता है? स्टोन कैंसर। अम्लीय वर्षा से जो इमारतों पर क्षरण करती हैं उसे कहा जाता है स्टोन कैंसर। तो क्वेश्चन 14 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये देखिए काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन यूपीटेट एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। जैसे ये खाद्य श्रृंखला में तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण क्या है, कौन सा है? टिड्डा, खरगोश, सांप या बाज? चलिए अब मैं आपका इसका साइकिल समझाता हूँ। इसका ये उपभोक्ता कैसे होते हैं। सबसे पहले क्या होती है? घास होती है। घास होती है, ये क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को क्या है, इस घास को कौन खाएगा? तो ये प्राइमरी कौन होता है, यानी कि पी से मैंने इसको इंडिकेट कर दिया, प्राइमरी हो जाएगा ये टिड्डा। क्या हो जाएगा? टिड्डा हो जाएगा। अब ये सेकेंडरी कौन होगा? इसको हमने एस से इंडिकेट कर दिया। सेकेंडरी क्या हो जाएगा? टिड्डे को कौन खाएगा? टिड्डे को कौन खाएगा? टिड्डे को कौन खाएगा? जैसे खरगोश खाएगा या फिर क्या खाएगा? खरगोश खाएगा या फिर चिड़िया खाएगी। क्या? चिड़िया। चिड़िया खाएगी। चिड़िया खाएगी। अब ऑप्शन आ जाएगा हमारा थर्ड, यानी कि टर्जरी। चिड़िया और खरगोश को कौन खाएगा? तो बाज खा सकता है। क्या? बाज खा सकता है, सांप खा सकता है, शेर खा सकता है या फिर मनुष्य भी खा सकता है। तो ये हमारा टर्जरी हो जाएगा। तो उसने पूछा तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि जो मांस को खा जाएगा, यानी कि जो कीट जैसे जैसे खाते जाएंगे, जो लास्ट में खाएगा वो टर्जरी होगा, यानी कि तृतीयक होगा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? बाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या है? बाज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। रामसर सम्मेलन 1971 का मुख्य उद्देश्य क्या था? वन्य जीवों का व्यापार रोकना, समुद्र में रक्षा करना या आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना या वनों की कटाई को रोकना। रामसर का क्या था? आर्द्र भूमियों की यानी कि वेटलैंड्स की क्या संरक्षण करना था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जल प्रदूषण मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? पीएच का उपयोग किया जाता है या बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर ड्रेप्टी या उपरोक्त सभी? तो इन सभी का यूज़ जल प्रदूषण मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन 1973 उत्तराखंड के किस जिले में शुरुआत हुआ था और इसे प्रमुख प्रेरणादाता कौन थे? टिहरी, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर चमोली? ये उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली। इस चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था और चंडी प्रसाद भट्टा और सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? ये इसके प्रेरणा स्रोत थे। और यहाँ पर क्या था? महिलाएं क्या थी? सॉरी, यहाँ पर क्या था? महिलाएं किससे? पेड़ से चिपक गई थी। पेड़ को क्या गले लगा लिया था। क्या लगा दिया था? गले लगा लिया था। गले लगा लिया था। पेड़ को गले लगा लिया था, उनको कटने नहीं दिया गया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर? 1973 में उत्तराखंड में हुई थी और उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक यानी कि डीकम्पोजर कौन से होते हैं? हरे पौधे, सहकारी जीव, कवक और जीवाणु, मांसाहारी जीव? तो ये डीकम्पोजर कौन होते हैं? कवक और जीवाणु होते हैं। डीकम्पोजर कवक और जीवाणु होते हैं। जैसे ये कीड़ों को खाते, कीड़े जो होते हैं क्या है? कीड़े जो होते हैं उन्हें छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे भागों में तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं। किसमें? मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे भूमि क्या है? उपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया था 1986 में। किस में किया गया था? 1986 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी?
रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये गई थी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन काउंसिल ऑफ, इसके द्वारा क्या है प्रतिपादित की गई थी, यानी कि प्रकाशित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस नंबर 22, सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। तो ये है हमारा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? सिलिकॉन सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला अर्धचालक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल का उत्पादन के लिए किस पौधे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? कपास का, जटरूफा का, सूरजमुखी का, सरसों का। उन्होंने पूछा है जैव ईंधन, जैव ईंधन के लिए जटरूफा नामक एक पौधा होता है, उसका यूज़ क्या है इसमें किया जाता है। जटरूफा से क्या है ऑयल निकलता है, यानी कैसा डीजल निकलता है। ये क्या है उत्पाद, यहाँ से डीजल का उत्पाद होता है, यानी कि जैव बायो ईंधन का उत्पाद करता है। इससे गाड़ी, इस डीजल से क्या है गाड़ियाँ भी चलाई जाती हैं। क्या है? गाड़ी भी चलाई जाती हैं। चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल क्या है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वायु प्रदूषण के संकेत, वायु प्रदूषण के संकेत यानी कि इंडिकेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? शैवाल का, कवक का, लाइकेन का या फिर घास का? तो ये किया जाता है कवक का, यानी कि फंगी जो होता है उसका इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है तो बताइए, वन, घास का मैदान, झील या खेत या बाग? वन क्या है? वन किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। वन किसके द्वारा बनाए गए हैं? प्रकृति के द्वारा। घास का मैदान किसके द्वारा बनाया गया है? ये भी प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। झील क्या है? झील भी प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। खेत और बाग, खेत को अपने आप किसान बनाता है। कौन बनाता है? किसान बनाता है। खेत को किसान बनाता है, बाग को भी किसान ही बनाता है। तो ये कृत्रिम हो जाएगा यानी कि आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, खेत या बाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात किस विशिष्ट प्राणी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? किस विशिष्ट प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा तो कहाँ पर पाया जाता है? असम में पाया जाता है। कहाँ पर? असम में पाया जाता है। कौन से? काजीरंगा। कौन से पार्क में पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन से में? काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए क्या है? राष्ट्रीय उद्यान गुजरात किस विशिष्ट संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट की क्लासेस से जुड़िए, आपको इन क्लासेस से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। पहली बात तो ये कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो इन 30 क्वेश्चन से होकर गुजरेगा। हर बार 30 क्वेश्चन अलग अलग पॉइंट्स पर लिए जाएंगे, अलग अलग टॉपिक्स पर लिए जाएंगे और हम कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं छोड़ने वाले हैं कि अपने प्रैक्टिस सेट के द्वारा जो आपको उससे बाहर आपका मेन पेपर जो है वो जाए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सीएनजी गैस, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मुख्य घटक है इसका मीथेन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल क्या सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भूतापीय स्थिर ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी किस प्रकार का संसाधन है? अनवीनकरणीय या नवीनकरणीय और गैर प्रदूषणीकरण या फिर प्रदूषक और पारंपरिक या अप्राकृतिक। तो ये है
नवीकरणीय और गैर प्रदूषणकारी जो है ये है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फूलों की घाटी उत्तराखंड को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो ये विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? 2005 में घोषित किया था। सॉरी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, इसको हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में स्थित है? पश्चिमी घाटी, पूर्वी घाटी, या फिर झंडो वर्मा क्षेत्र, या फिर लास्ट ऑप्शन देखते हैं उपरोक्त क्या है? उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही ये भारत में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये आपको क्लास कैसी लगी और आपके इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए, ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताकर जाना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए MD मंत्रा ऑफिशियल।